देवरी नाम का एक गांव था। वह गांव चारों तरफ से हरियाली और सादगी से भरा हुआ था। उस गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। बिरजू बहुत ही मेहनती और एक ईमानदार किसान था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी। उसमें वह दिन रात मेहनत और लगन से काम करता था। बिरजू के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, मगर उसके पास जो भी था वह उसके लिए अनमोल था। अरे भाग्यवान, मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे जल्दी जाना है। हाँ जी, मैं आपका खाना अभी निकाल देती हूँ। मगर सुनिए जी, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप तो इस तरह से परेशान हो रहे हैं जैसे कि आपको किसी खास जगह पर जाना है। भाग्यवान, मुझे आज खास जगह पर जाना ही है। आज मुझे जमींदार जी ने अपने घर पर बुलाया है। देवकी बिरजू को खाना देती है। क्या आपको जमींदार जी ने बुलाया है? भला ऐसा क्या खास काम आ गया है जो उन्होंने आपको बुलाया है? पता नहीं भाग्यवान, अब तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया गया। सुनिए जी, आपसे एक बात करनी थी। जमींदार जी के घर से आप जल्दी ही घर आ जाइएगा। क्या मैं नहीं चाहती कि आप ज्यादा देर तक घर से बाहर रहे। रास्ते ठीक नहीं है और अब ठंड भी पड़ने लगी है। अच्छा, ठीक है, मैं समय पर घर आ जाऊंगा। इतना कहकर बिरजू घर से चला जाता है। और वह दिन भर खेतों पर काम करता है। जैसे ही शाम होती है, बिरजू जमींदार जी के घर पर जाता है। आओ आओ बिरजू, और कहो, सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? और सब काम काज कैसा चल रहा है तुम्हारा? मालिक, बस इस बार खेती में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है। सोच रहा हूँ कि इस बार ज्यादा से ज्यादा उपज हो ताकि अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ा सकूं। अरे बिरजू, तुम्हारे बेटे को शहर में पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए, पर क्या इतनी बड़ी रकम तुम्हारा छोटा सा खेत पूरा कर पाएगा? बिरजू, तुम तो सच में बहुत ही मेहनती हो। अरे मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। मेरी गेहूं की बोरियां शहर पहुंचाना है। अगर तुम अपनी बैलगाड़ी से मेरा यह काम कर दो तो बदले में मैं तुम्हें अपनी 5 बीघा जमीन तुम्हें जोतने के लिए दे दूंगा, और उसका कोई भी किराया या पैसा तुम्हें मुझे नहीं देना होगा। मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा सौदा, और वह भी मेरे लिए? मैं आपकी ये बोरियां जरूर शहर पहुंचाऊंगा और आपकी जमीन में इस बार ऐसी मेहनत करूंगा कि आपकी फसल 2 गुनी होगी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बिरजू, आज तक मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए तुम्हारे लिए मेरी तरफ से यह तोहफा है। तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ाओ, लिखाओ और उसे एक बड़ा आदमी बनाओ। इतना कहकर बिरजू वहां से अपने घर को चला जाता है। अरे, वो भाग्यवान कहाँ हो? जरा सुनो तो एक बहुत अच्छी खबर लाया हूं। अजी, क्या हुआ जी? आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई खास बात है क्या? जमींदार साहब ने मुझे अपनी 5 बीघा जमीन खेती के लिए दिया है, और उसकी फसल में से वे कुछ भी नहीं लेंगे। उसमें से जितना अनाज उगेगा वह सब हमारा होगा, पर इसके बदले में मुझे उनकी गेहूं की बोरियां अपनी बैलगाड़ी से शहर पहुंचाना हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अब लग रहा है कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। अब हम अपने बेटे को शहर भेजकर अच्छी शिक्षा देंगे। मैं उसकी जिंदगी में हर वह चीज दूंगा जो मुझे नहीं मिला है। अब मुझे मेरा सपना सच होता हुआ दिख रहा है। पिताजी, शहर से लौटते समय में लिए समोसे लेते आना। मुझे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। अगले दिन बिरजू घर से जल्दी निकल जाता है और जमींदार जी के यहाँ जाता है, और वहां से बोरियां अपनी बैलगाड़ी में रखकर शहर के लिए निकल जाता है। बोरियां लेकर बिरजू शहर किशन लाल के यहाँ पहुँचता है। हरी काका, जमींदार जी ने गेहूं की बोरियां यहाँ पहुंचाने को कहा था। अरे हाँ बिरजू, मैं तो भूल ही गया था। जाओ, हमारे यहाँ बोरियां तुम रखवा दो। हाँ, आप फिक्र मत करो, मैं रखवा दूंगा। अच्छा, तुम बहुत दूर गांव से आए हो तो चलो कुछ नाश्ता पानी कर लो। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। चलो और चलकर कुछ खा लो। अरे नहीं काका, रात होने से पहले घर जाना है। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। अगली बार आऊंगा तब नाश्ता पानी करूंगा। अच्छा तो ठीक है, अब तुम जाओ।
और हाँ, सेठ जी से कहना कि अभी भी हम उनका गेहूं संभाल कर रख रहे हैं। बिरजू चलते चलते थक जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है। तभी उधर से एक किसान आता है। अरे बिरजू भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई क्या बताऊं, जमींदार जी के बोरियों का हिसाब लेने आया था, मगर रास्ते में चलते चलते इतना थक गया, सोचा कि थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूं। अच्छा, बोरी का हिसाब लेने चले थे और खुद ही बैठ गए। यह तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया, वरना तुम तो यहाँ अकेले ही बैठे रहते। अरे नहीं भाई, अब मैं घर की ओर निकलता हूँ और रात होने से पहले मुझे घर भी पहुंचना है। अरे भाई, तो चलो हम साथ में चलते हैं। कुछ ही दूर चलने पर एक समोसे वाले की दुकान आती है। समोसे की दुकान को देखकर बिरजू कहता है, अरे भाई, मैं समोसे खरीदने जा रहा हूँ। मेरे बेटे ने मुझसे समोसे मंगवाए हैं। अरे भाई, समोसे कैसे दिए? 10 रुपये का एक समोसा। अच्छा ठीक है, 5 समोसा दे दो और थोड़ी जलेबी भी डाल देना। बिरजू समोसे और जलेबी ले लेता है और कुछ ही देर में चलते हुए वह अपने घर पहुंच जाता है। लो बेटा, समोसे और जलेबी तुमने मंगवाए थे ना? अजी, आज इतनी देर कैसे हो गई? आज तो आपको बहुत समय लग गया। इतनी देर से कोई घर आता है? जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि घर समय पर जाया कीजिए, मगर आप हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं और समय घर पर ही नहीं आते। भाग्यवान, सेठ जी के घर गया था। उनकी गेहूं की बोरियों को शहर में पहुंचाना था। बोरियों को जगह जगह देने में देर हो गई, तब इतनी जल्दी घर कैसे आता? अच्छा ठीक है, मगर आपको जलेबी समोसे लाने की क्या जरूरत थी? अभी वैसे भी हमारे पैसे के मामले में हाथ तंग है। भाग्यवान, तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तुम दोनों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अगर मुझे पूरी दुकान भी लानी पड़े तो मैं वह भी कर सकता हूँ। चलिए बस, अब रहने दीजिए। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आइए, अब सब मिलकर खाना खा लेते हैं। पूरा परिवार मिलकर जलेबी समोसे खाकर सो जाते हैं। बिरजू दिन रात एक करके खेत पर काम करता है और बहुत ही कम समय में अच्छी फसल उगा लेता है। बिरजू के पड़ोसी को यह सब देखकर बहुत जलन होती है। सुनिए जी, क्या आपने सुना? बिरजू को जमींदार साहब ने 5 बीघा जमीन खेती के लिए दिया है। बिरजू तो पहले से ही अच्छा खासा कमा लेता था और अब तो उसके पास 5 बीघा जमीन और आ गई है। अब तो वह बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, मैंने भी ये बात सुनी है। सच कहूं तो मुझे भी उसकी खुशी देखी नहीं जाती। हर बार हर चीज बिरजू के ही किस्मत में क्यों आता है? जो भी हो, हम कर भी क्या सकते हैं। अच्छा, अभी उसकी फसल तैयार होने दीजिए, तब हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। उसी समय हम कोई कदम उठाएंगे। अभी कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होगा। भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रही हो मगर बिरजू बहुत ही तेज इंसान है। उसे धोखा देना इतना आसान बात नहीं है। हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हमारा काम भी हो जाए और उसे पता भी ना चले। मुझे सब पता है जी, आप चिंता मत करो। जब उसकी फसल पककर तैयार होगी तब हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है भाग्यवान, अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। असली खेल तो तब शुरू होगा जब उसकी फसल पककर तैयार होगी। तब देखना हम बिरजू को कैसे सबक सिखाते हैं। बिरजू लगन से अपने खेतों में काम करता है। अच्छी फसल उगाने के लिए वह अपना जी जान लगाकर मेहनत करता है। उसकी मेहनत का पसीना यह गवाही दे रहा था कि उसकी फसल कितनी अच्छी होने वाली है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं और बिरजू की फसल पककर तैयार हो जाती है। सुनिए जी, बिरजू की फसल पककर तैयार हो गई है। यही सही समय है, हमें कोई ना कोई कदम उठाना होगा। अरे हाँ भाग्यवान, इस बार तो उसे हमें अच्छा सबक सिखाना होगा। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम उसकी फसल को कैसे बर्बाद करें। इस बार तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह दोबारा फैर उठने की कोशिश नहीं करेगा। सुनिए जी, आप बहुत सारे जानवरों को उसके खेत में छोड़ दीजिए। वह सारे जानवर उसके खेत को बर्बाद कर देंगे और जानवरों के चले जाने के बाद कुछ दवा का भी फसलों पर छिड़काव कर दीजिए, जिससे उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है भाग्यवान, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और उसकी फसल बर्बाद करके ही आऊंगा। मगर भाग्यवान, मुझे ऐसा करते
किसी ने देख लिया तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। यही मौका है बिरजू को पूरी तरह से बर्बाद करने का। फसल के बर्बाद होने का नुकसान बिरजू सह नहीं पाएगा और जमींदार को मजबूरन उसका खेत लेना पड़ेगा। उसके बाद बिरजू का पड़ोसी सुखीलाल बिरजू के खेत पर बहुत सारे जानवरों को लेकर जाता है और उसके खेत में छोड़ देता है और खुद एक पेड़ के नीचे छिपकर यह सब देख रहा होता है। जब सारे जानवर चले जाते हैं तब सुखीलाल फिर से आता है और फसल पर दवा का छिड़काव कर देता है, जिससे बिरजू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो बिरजू और उसकी पत्नी जानकी दोनों खेत पर जाते हैं। देखिए जी, हमारी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। हे भगवान, हमारी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? सुनिए जी, आप मायूस मत होइए। जिसने भी ये किया है उसने हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की है, मगर हम हार नहीं मानेंगे। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, एक बार फिर से उठ खड़े होंगे। अब हम क्या करेंगे? हमारी सिर्फ फसल ही नहीं बर्बाद हुई है, हमारे सपने भी टूट गए हैं। हमारी फसल का इस तरह से बर्बाद हो जाना कोई हादसा नहीं है, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। कोई हमें आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता है, मगर साजिश करने वाला यह नहीं भूले कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, उसको एक ना एक दिन अपनी करने की सजा जरूर मिलेगी। अरे घर में कोई है क्या? बिरजू घर में हो क्या? भाई जरा बाहर तो आना। बिरजू और उसकी पत्नी दोनों घर के बाहर आते हैं। सुनो बिरजू, मुझे पैसे चाहिए। मैंने अपनी 5 बीघा जमीन खेती करने के लिए दी थी, तो अब मुझे आधे पैसे दे दो। मेरे घर में जरूरी काम आ गया। मालिक, मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने दिन रात एक करके अच्छी फसल तैयार की थी, मगर पता नहीं कैसे फसल पकने पर किसी ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। देखो बिरजू, में साथ झूठ बोलने की कोशिश मत करना। ये सारी बहानेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। मैंने तुम्हें खेती के लिए इतनी बड़ी जमीन दी थी और अब तुम पैसे देने का समय आया तो झूठ बोल रहे हो। मालिक, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये बात बिल्कुल सच है। मैं कोई बहानाबाजी नहीं कर रहा हूं। मालिक, मैं तो खुद अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ाने का सपना देख रहा था, मगर मेरे सारे सपने धरे के धरे रह गए। मेरे सारे सपने टूट गए। देखो बिरजू, मुझे तुम्हारे सपनों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम अपना खेत भी भूल जाओ। मैं तुम्हारे खुद की 5 बीघा जमीन भी अपने कब्जे में मैं ले लूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा घर भी ले लूंगा। जमींदार बिरजू का घर और जमीन दोनों अपने कब्जे में ले लेता है। बेघर हो जाने के बाद बिरजू अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर की ओर चल देता है। पिताजी, मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। भगवान, मैं कैसा लाचार पिता हूं जो अपने बेटे का पेट भी नहीं भर सकता। मेरे पास तो ना कोई रहने का ठिकाना है और ना ही कोई काम है, फिर मैं तुम दोनों का पेट कैसे भरूं? भगवान, हमारे इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप हिम्मत मत हारिए जी, मैं कुछ करती हूँ। कहीं से खाना मांग कर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। देवकी एक घर की तरफ जाती है और घर के सामने खड़े होकर आवाज देती है। सुनिए, घर में कोई है? तभी घर के अंदर से एक औरत बाहर आती है। सुनिए बहन जी, क्या आपका पास थोड़ा खाना मिलेगा? मेरा बच्चा बहुत ही भूखा है, थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मेरी मदद कीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। तो घर में खाना बचा ही नहीं है, सभी लोगों ने खाना खा लिया है और खाना खत्म हो चुका है। अगर तुम थोड़ा पहले आती तो शायद थोड़ा मिल भी जाता। अब घर में खाना नहीं बचा है तो मैं तुम्हें खाना कहाँ से दूं? तुम किसी और से खाना क्यों नहीं मांग कर देखती हो? शायद तुम्हें वहाँ कुछ मिल जाए। देवकी मायूस होकर वापस आ जाती है। क्या हुआ भाग्यवान, क्या तुम्हें कहीं भी खाना नहीं मिला? मैं जानता था इस गांव में अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा। चलो हम शहर चलते हैं, वहां मेरा एक दोस्त रहता है, शायद वह मेरी कुछ मदद कर दे। वे तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। अरे बिरजू भाई, कैसे हो और यहाँ कैसे आना हुआ? और भाभी को भी साथ में लाए हो, बड़ी खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर बिरजू भाई। किशन भाई, हमारे नसीब में अब खुशी कहाँ है? मैं यहाँ मुसीबत का मारा हुआ आया हूँ।
हमने अपना गांव छोड़ दिया है। उस गांव में अब मेरा कुछ नहीं बचा है। मेरे इतने महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई और जमींदार जी ने मेरा जमीन और घर दोनों अपने कब्जे में ले लिया। हमारे पास अब रहने का ठिकाना तक नहीं है। हम जाएं तो जाएं कहां? इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। अब आप ही हमारी कुछ मदद कर कीजिए। तुमने बहुत अच्छा किया कि यहां चले आए। मैंने दूसरी जगह पर दूसरा घर ले लिया है। आज से तुम और तुम्हारा परिवार इसी घर में रहेंगे। और ये लो कुछ पैसे। अभी तुम्हें इन पैसों की बहुत जरूरत है और तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के बताना। किशन भाई, तुमने मेरे बुरे समय में इतनी बड़ी मदद की है। मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा किशन भाई? आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। जब सब लोगों ने हमसे मुंह फेर लिया तब आपने हमें सहारा दिया। मैं और मेरा परिवार तुम्हारा ही एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बिरजू भाई, असली दोस्त वही होता है जो बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो। और तुमने तो अपनी दोस्ती और ईमानदारी से हमेशा अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। इसलिए अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद करूं। यह घर तुम्हारा है। अच्छा तो ठीक है बिरजू भाई, अब मैं चलता हूं। उन्हें रहने के लिए घर तो मिल जाता है, मगर शहर में वे रहकर खाएंगे क्या और करेंगे क्या, यह उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। सुनो भाग्यवान, हमें रहने के लिए घर तो मिल गया है, मगर इस शहर में जीने के लिए हमने कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवकी के मन में एक ख्याल आता है और वह बिरजू से कहती है, अजी आप चिंता मत कीजिए, मेरे मन में एक ख्याल आया है। आपके दोस्त ने जो थोड़े पैसे दिए हैं उन्हें बाजार में ले जाकर समोसे की सामग्री ले आइए। हम समोसा बनाकर बेचेंगे और अब सर्दियां भी शुरू हो रही हैं, तो लोग बड़े चाव से सर्दियों में समोसे खाएंगे। अगर हमारे समोसे का दुकान चल गया तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि घर में जो थोड़ा बहुत पैसा है वह भी चला जाए और हमारे समोसे का व्यापार भी ना चल पाए। अजी आप बेकार में ही चिंता कर रहे हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। बिरजू बाजार जाकर उन पैसों से समोसा बनाने की सामग्री ले आता है। फिर जानकी उन सामग्रियों से समोसे बनाती है। जानकी कुछ समोसे बनाकर बिरजू को देती है और बिरजू उन समोसों को बेचने के लिए निकल पड़ता है। बिरजू हर जगह आवाज लगाता है, समोसे ले लो, समोसे स्वादिष्ट समोसे ले लो। खाओगे एक बार, मांगोगे बार बार। जरा गरम गरम हमारे समोसे खाकर तो देखो भैया, दिल खुश हो जाएगा। समोसे ले लो, समोसे का दाम है। आलू इनाम है, गर्मा गर्म समोसे बहन, बिल्कुल गरम गरम समोसे हैं। एक औरत बिरजू से समोसे लेने के लिए घर से बाहर आती है। तभी, अरे भैया, ये समोसे देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। गरम तो है ना? कैसे दे रहे हो समोसे? 5 रुपए का एक समोसा है। बोली बहन जी, कितने समोसे? अच्छा ठीक है, 10 समोसे दे दीजिए। बिरजू 10 समोसे उसे दे देता है और पैसे लेकर आगे निकल जाता है। धीरे धीरे करके बिरजू के सारे समोसे बिक जाते हैं और बिरजू घर वापस आ जाता है। क्या हुआ? क्या कुछ समोसे पी के? से दूं देवकी? एक गिलास पानी तो देना जरा, मैं बहुत थक गया हूं। हाँ देवकी, हमारे सारे समोसे हाथों हाथ बिक गए हैं। अब रोजाना बिरजू इस तरह से समोसे बनाकर बेचता और बिरजू का सारा समोसा हाथों हाथ बिक जाता था। इस तरह बिरजू का समोसे का व्यापार अच्छा खासा चलने लगा और बिरजू की अच्छी आमदनी होने लगी और शहर में ही बिरजू ने एक समोसे और चाय की अच्छी सी दुकान खोल ली। अब उनकी परेशानी बिल्कुल दूर हो चुकी थी। बिरजू ने अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भी भेज दिया था। अब उसके बेटे को अच्छी शिक्षा मिल रही थी। एक दिन बिरजू को अपने गांव की बहुत याद आती है और वह अपनी पत्नी से कहता है, देवकी, मुझे अपने गांव की बहुत याद आती है। शहर में तो भागदौड़ की जिंदगी है, मगर हमारे गांव में एक अलग ही सुकून है। मुझे मेरे खेत की मिट्टी, गांव का वह अपनापन और मेरे खेत खलिहान सब बहुत याद आते हैं। अब तो हमारे पास पैसा भी है, तो हम जमींदार से जी से अपनी पुश्तैनी जमीन वापस ले सकते हैं और हम एक नया घर भी बनाएंगे। ऐसा घर जहां उसके घर का हर कोना हमारे सपनों से भरा होगा। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि हम गांव में जाकर ही रहे तो हम वहीं जाकर रहेंगे। वैसे भी वहाँ अलग ही सुकून है।
बिरजू किशन लाल से बोलकर अपना गांव लौट आता है। वहीं दूसरी ओर बिरजू के पड़ोसियों की बहुत ही बुरी हालत थी। वे बहुत ही गरीब हो चुके थे। उनके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था और उन्हें बीमारी ने चारों तरफ से घेर लिया था। उनके मन में बहुत ही पछतावा था। वे बिरजू से मिलकर माफी मांगना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि बिरजू गांव में वापस लौट आया है, तब वे बिरजू के घर जाते हैं। बिरजू भाई, हमें माफ कर दो। मैं ही वह था जिसने तुम्हारी फसल बर्बाद की थी। तुम्हारे बढ़ते कदम में रोकना चाहता था। जलन ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, पर आज मैं उस पाप का बोझ नहीं उठा पा रहा हूँ। बिरजू, मेरी आत्मा हर दिन मुझे इस गुनाह के लिए कोसती है। इसीलिए बिरजू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। तो वह तुम थे सुखीलाल, जिसने हमसे हमारा घर, हमारी खुशियां सब कुछ छीन ली थी। तुम्हारे कारण मेरे परिवार को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी, कितना संघर्ष करना पड़ा। सुखीलाल ऊपर वाला सब देखता है, वह कभी किसी का बुरा नहीं करता। तुम अपनी गलती मान चुके हो और अपने की पर पछता रहे हो। इसलिए माफी मुझसे नहीं, ऊपर वाले से मांगो, क्योंकि एक दिन सबको उसी के पास जाना है और हम सबके गुनाहों को माफी देने वाला वही है। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम घर जाकर ऊपर वाले से भी माफी मांग लेना, वे तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। अब बिरजू जमींदार से अपने खेत और घर पर भी छुड़वा लेता है और वे खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।